जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं सीटेट परीक्षा 2026 में जो आपका हिंदी का सिलेबस आता है, तो हिंदी के संभावित प्रश्न के बारे में हम बात करेंगे। ये प्रैक्टिस सेशन नंबर 4 है। हमारा टारगेट होता है हर सब्जेक्ट में आपको 30 में 30 ही अंक दिलाना, तो इसलिए हम आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं लगातार। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और हम आपको बता दें कि हिंदी के साथ साथ अन्य सब्जेक्ट के भी प्रैक्टिस सेशन लगातार चैनल पर जारी हैं, चाहे आपका ईवीएस हो, सीडीपी हो, मैथमेटिक्स हो या फिर संस्कृत हो, हिंदी तो चल ही रहा है। तो सभी प्रैक्टिस सेशन में आप प्रतिभाग किया करिए। हर क्वेश्चन का ऑप्शन यानी कि उत्तर आप नीचे कमेंट सेक्शन में दिया करिए, और आपको लास्ट में कितने में मिले, 30 में से कितने अंक आपने अर्जित किए हैं, 30 में से कितने अंक अर्जित किए आप, वो भी कमेंट सेक्शन में बताया करिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज के ये संभावित 30 प्रश्न हिंदी के। तो यहाँ पर पहले दिया हुआ है गद्यांश। जो गद्यांश है, प्रश्न संख्या 91 से 109 तक, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों से सबसे उचित विकल्प को चुनकर इसका आंसर देना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, गद्यांश को पढ़ना होगा। देखिए, यहाँ जो आपका सीटेट होता है उसमें 15 नंबर का गद्यांश पद्यांश होता है, 15 नंबर की आपकी आती है पेडागोजी। ठीक है, तो इस 15 नंबर में से आप लगभग 12 से 13 नंबर आसानी से उठा सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ गद्यांश और पद्यांश को पढ़ करके। ठीक है, तो चलिए गद्यांश को देखते हैं। लिखा हुआ है कि 22 दिसंबर 1939 को श्री धन सिंह नागरकोटी का घर रिसने लगा। मल्ली ताल के दाहिने ओर कुछ बने घर भी रिसने लगे। जाड़ों के दिन में रिसना कम ही होता था, पर अब की पता नहीं क्यों पहाड़ी पर बने घरों में इस रिसाव के कारण ठंड का अभाव कुछ ज़्यादा ही होने लगा। संतोष की बात यह थी कि शाम तक पानी का जोर हल्का पड़ने लगा। रात को जब, एक मिनट इसको हम कर लेते हैं बड़ा, तो थोड़ा सा आसानी होगी आपको भी पढ़ने में। नहीं, लेकिन फिर वीडियो कटेगी, समस्या होगी ना, ऐसे ही रहने देते हैं। हाँ, कहाँ पे थे हम। रात को जब बर्फ शुरू हुई तो अगले 2 दिन तक आकाश खुल गया और लोग हाइट्स क्रिसमस का यह श्वेत बड़ा दिन मनाने की तैयारी में जुट गए। बड़ा दिन जब आया तो सूर्यदेव के दर्शन हुए। छतों पर की गई बर्फ खिसक कर घरों के सामने जमा हो गई। उसे हटाने का रास्ता साफ किया। पिघलती हुई बर्फ के कारण हाड़ कांपने वाली सर्दी भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ, और परस्पर क्रिसमस की शुभकामनाएं और डलिया का आदान प्रदान करने लगे। तापमान शून्य से 3 डिग्री नीचे हो गया। पानी की आपूर्ति नलों के भीतर पानी जमने लगे और उसके फट जाने से रुक गई थी। ठीक है, तो ये रहा आपका गद्यांश। अब यहाँ से शुरू होते हैं गद्यांश से संबंधित प्रश्न। गद्यांश अगर आपने ढंग से पढ़ रखा है, ढंग से आपने समझा है गद्यांश को, तो यहाँ से क्वेश्चन जो उठने वाले हैं वो आपको काफ़ी आसान लगेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है, गद्यांश में क्रिसमस के लिए हाइट हाइट क्रिसमस शब्द इसलिए आया क्योंकि, तो जो हाइट क्रिसमस शब्द आया है इस गद्यांश में वो क्यों आया। क्रिसमस के अवसर पर सब लोग सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते हैं। वाइट जो है, वाइट क्रिसमस था, ये शब्द क्यों आया वाइट क्रिसमस, तो सब लोग सफ़ेद कपड़े पहनते हैं इसलिए, या फिर क्रिसमस के अवसर पर सब लोग सफ़ेद केक खाते हैं इसलिए, या फिर क्रिसमस के अवसर पर बहुत बर्फ़ पड़ी इसलिए, या फिर क्रिसमस का असली नाम यही है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्रिसमस के अवसर पर बहुत ज़्यादा हाड़ कांपने वाली ठंड पड़ती थी और बर्फ़ गिरती थी, इसलिए इसको वाइट क्रिसमस नाम रखा गया, वाइट क्रिसमस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाड़े के दिनों में पानी का रिसना कैसा हुआ था, कम हुआ था कि ज़्यादा हुआ था। हमेशा ज़्यादा होता है, इस बार ज़्यादा था, कभी कभी होता था, या इस बार कम था। तो जो गद्यांश दिया गया उसमें क्या बताएगा, उसमें जो है इस बार ज़्यादा था। ठीक है, इस बार जाड़े के दिनों में रिसना इस बार ज़्यादा था, क्योंकि गद्यांश में वर्णित है कि जाड़े के दिनों में रिसाव कम नहीं होता था, परंतु पता नहीं क्यों इस बार ज़्यादा ही, उसके कारण ठंड कुछ ज़्यादा ही थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा सटीक, ऑप्शन नंबर बी आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं संतोष की क्या बात थी, तो संतोष की क्या बात थी, शाम को ठंड का प्रभाव ज़्यादा नहीं था, या फिर सुबह ठंड का प्रभाव बिल्कुल नहीं था, या फिर शाम को बारिश रुक गई थी, या फिर शाम को बारिश कम होने लगी थी। तो संतोष की बात यह थी कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने कहा है कि संतोष की बात यह थी कि शाम तक पानी का जोर हल्का पड़ने लगा था,
या शाम को बारिश कम हो गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जाड़ों के दिनों में पानी का रिसना। जाड़ों के दिनों में पानी का जो रिसना है वो कैसा था? 22 दिसंबर की शाम को, या फिर 22 दिसंबर की सुबह, या 24 दिसंबर की शाम, या फिर 24 दिसंबर की सुबह से। तो जाड़े के दिनों में पानी का रिसना कब हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 94 का एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि 22 दिसंबर की शाम को। 22 दिसंबर को शाम को बर्फ गिरने शुरू हुई थी। गद्यांश के अनुसार 22 दिसंबर 1939 को श्री धनश्री नगर कोटी का घर रिसने लगा था, जबकि जाड़े के कई दिनों में रिसना कम नहीं हो रहा था। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर ए के साथ जा सकते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानी की आपूर्ति क्यों नहीं हो पाई? तो पानी की आपूर्ति क्यों नहीं हो पाई थी? क्या पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं था, या फिर पानी नलों में जम गया था, या फिर आपका कुछ ऑप्शन आगे हैं, लेकिन इसमें हम आपको बताएं कि जो पानी की आपूर्ति पूरी नहीं हो पाई थी क्योंकि नलों में पानी जम गया था और पाइपें फट गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। ठीक है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि क्या पहाड़ों पर जीवन आसान है, या फिर पहाड़ों पर हमेशा त्यौहार मनाए जाते हैं, या फिर पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करना कठिन होता है, या फिर पहाड़ों पर हमेशा बर्फ जमी होती है या जमी रहती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 96 का हो जाएगा सी सही जवाब हो जाएगा। पहाड़ों पर जो जीवन व्यतीत करना काफ़ी कठिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। हाड़ कांपने वाली सर्दी से क्या आशय है? होठ कांपने वाली सर्दी, हाथ कांपने वाली सर्दी, या फिर सिर कांपने वाली सर्दी, या फिर हड्डी कांपने वाली सर्दी। तो इसका सही जवाब जो है हाड़ कांपने वाली, यानी कि हड्डी कांपने वाली सर्दी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्साह शब्द कैसा है? तो उत्साह जो शब्द है वो कैसा है? क्या भाववाचक है, भाववाचक संज्ञा, फिर कर्म सकर्मक क्रिया, या फिर गुणवाचक विशेषण, या फिर संबंधवाचक सर्वनाम है? तो इसमें उत्साह कैसा शब्द है ये पूछा गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भाववाचक। उत्साह, हंसी, खुशी, ये सब कैसे होते हैं? भाववाचक होते हैं ना, तो भाववाचक हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर का बहुवचन रूप है घरों, घर, घिरे, घरें, या फिर घराएं। तो घर का बहुवचन क्या बनता है? घर का बहुवचन क्या बनता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घर का बहुवचन ही घर ही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, घर का बहुवचन घर ही होगा। ठीक है, जैसे चाकू का बहुवचन क्या हो जाएगा? हमेशा चाकू ही बनता है। नेत्र का, प्राण का, आंसू का, अक्षत का, दर्शन का, लोग सदैव बहुवचन में ही इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सभी बहुवचन ही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा जो है पंक्तियाँ शुरू हुई यहाँ पर। देखिए, ये तो आपको पंक्तियाँ देता है गद्यांश, या फिर दो गद्यांश दे देता है। तो यहाँ पर एक पोयम टाइप की ये, यहाँ पर पोयम एक तरह की है, कविता दी गई है। ठीक है, यहाँ पर पद्यांश नहीं दिया गया, आपको पोयम मिल गई, तो पोयम से भी आप इनको आंसर देंगे। ठीक है, तो इसमें कहा है क्या कि 100 से लेकर 105 तक कविता की पंक्तियों की निम्नलिखित पंक्तियों में से सबसे प्रश्न का सबसे उचित विकल्प चुनना है। ठीक है, तो पंक्तियां क्या है? एक ही दिया स्नेह से भरा, प्रेम का प्रकाश प्रेम से धरा, झिलमिला हवा को तिलमिला रहा, ज्योति का निशान जो हिला रहा, मुस्कुरा रहा है अंधकार पर, यह मजार है किसी शहीद का, दर्शनी था जो चांद ईद का, देश का सपूत था गुमनाम था, सत्य का स्वरूप नौजवान था, जो चला गया वो सदा दुधार पर। तो ये आपकी पोयम थी। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि हवा क्यों तिलमिला रही थी, हवा क्यों तिलमिला रही है? 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हवा क्यों तिलमिला रही है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए दिए के चलने से, या फिर दिए के निरंतर जलने से, या फिर दिए के स्नेह से, या फिर अंधकार के होने से। तो इसका 100 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, दिए के निरंतर जलने से हवा तिलमिला रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईद का चांद किसे कहा गया है? जो ईद का चांद किसे कहा गया है? ठीक है, तो किसको कहा गया ईद का चांद? ऑप्शन नंबर, एक मिनट रुकिएगा, ऑप्शन नंबर ए है ईद का चांद किसे कहा गया है? मज़ार को, दर्शनीय स्थल को, शहीद को, या फिर नौजवानों को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, शहीद को। ईद का चांद शहीद को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है शहीद की कौन सी विशेषता बताई गई है? तो यह सच्चा इंसान था, वह तलवारबाजी में निपुण था, या फिर ईद के दिन पैदा हुआ था, या फिर
उसे अपने ऊपर बहुत घमंड था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वह एक सच्चा इंसान था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन 103 नंबर। कविता में अंधकार शब्द से आशय क्या है? तम से, रात्र से, बुराइयों से या फिर चुनौतियों से? तो इसका जवाब सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि बुराइयों से। अंधकार का अर्थ होगा बुराइयां। ऑप्शन नंबर इसमें सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शनीय शब्द का प्रत्यय क्या है? जो आपका दर्शनीय शब्द है इसका प्रत्यय ई है, नी है, ई है या फिर या है? तो जो दर्शनीय है, दर्शनीय शब्द में ई प्रत्यय लगा हुआ है, क्योंकि दर्शन का मूल शब्द दर्शन प्लस ई है, यानी कि दर्शनीय। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, दर्शनीय में ई प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा का पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं है। तो हवा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अनिल नहीं है, मारुत नहीं है, या फिर समीर नहीं है, या फिर आपका अनल नहीं है? तो हवा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी है, अनल। अनल जो है किसका पर्यायवाची है? अनल नहीं है, अनल जो है हवा का पर्यायवाची शब्द है। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन डी जो है हवा का पर्यायवाची शब्द अनल नहीं है। हवा का पर्यायवाची शब्द अनिल, मारुत, पवन, समीर, वायु, वायु, प्रकंप है, जबकि अनल का जो है पर्याय पावक, अग्नि, वाया, वायु शाखा और दहन आदि होते हैं। ठीक है, तो अनल नहीं है यहाँ पे। अनिल होता तो वो हो जाता, अनल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106 से लेकर 120 तक सभी प्रश्नों के लिए उचित विकल्प आपको देने हैं, उचित विकल्प। ठीक है, तो भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा के संबंध, पैडागॉजी यहाँ से शुरू हो गई है। भाषा के संबंध में कौन सा कथन नहीं है? भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है। तो नहीं, जटिल चुनौती नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका गलत हो जाएगा। बी कह रहा है कि बहुभाषिकता बच्चों की अस्मिता का निर्माण करती है, या फिर भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती हैं, या फिर भाषागत विविधता एक समस्या है। तो समस्या भी नहीं होता है। अब बच्चा ऑप्शन ए और सॉरी ऑप्शन बी और सी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे? जो नेहा है, कोई बच्ची है, अपनी बात करते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रही है, तो आप क्या करेंगे? लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसका वाक्य को दोहराएंगे, या फिर उसे डांटेंगे? तो डांटना गलत बात है, ऑप्शन है कट जाएगा। ऑप्शन बी आपका गलत हो रहा है, डांटना गलत होता है। उससे कह रहा है उसे बताएंगे कि शब्द विशेष क्या है, तो नहीं, ये भी नहीं कर सकते। उसे बताएंगे कि ये शब्द गलत है, तो गलत नहीं है। ऑप्शन ए आप जो है, जो भी बच्चा जो है, जो भी भाषा अपनी भाषा में जो भी कुछ बताता है उसको, तो उसके शब्दों की सहजता के लिए आप अपने वाक्यों में उसको दोहरा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में क्या जरूरी है कि भाषा की कक्षा में क्या जरूरी होता है? तो ऑप्शन ए कह रहा है भाषा की पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए, बच्चे मानक भाषा में ही बातचीत करें, या फिर सी, भाषिक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछा न छोड़ा जाए, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है बच्चों की अधिक से अधिक परीक्षा ली जाए। तो देखिए, अधिक से अधिक परीक्षा आपका गलत हो जा रहा है, पीछे पृष्ठभूमि, और ऑप्शन क्या कह रहा है पाठ्य पुस्तक पर ध्यान दिया जाए। ऑप्शन ए भी आपका गलत हो जाएगा। ए गलत हुआ, डी गलत हुआ, तो मानक मानक भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 108 का सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए आपका कह रहा है कि व्याकरण से नियमों का कंठस्थ करना, तो कंठस्थ करना आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, विभिन्न संरचनाओं की यांत्रिक अभ्यास करना, या फिर सभी विविधताओं का लेखन कुशलता को विकसित करना, या फिर बारीकी संदर्भ बोध की समझने की क्षमता का विकास करना। तो 109 का जो सही विकल्प हो जाएगा वो जाएगा डी के साथ। ठीक है, उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रमुख उद्देश्य है कि बच्चे भाषा की बारीकी और सौंदर्य का बोध करने समझने की क्षमता का विकास हो।
क्योंकि जब तक बच्चे भाषा की बारीकियों को नहीं समझेंगे तब तक भाषा शिक्षण का पूर्ण उद्देश्य नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही हो जाएगा? डी। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हुआ। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में पाठ्यपुस्तक के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? तो यहाँ पर पूछा सबसे कम प्रभावशाली क्या? प्रश्नों के उत्तर लिखना, संवाद अदायगी, या फिर परिचर्चा करना, या फिर घटना का वर्णन करना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा निगेटिव में पूछा, यानी कि सबसे कम कौन सा है। तो यहाँ तक मुझे लग रहा है इसका जो सही ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन ए बनेगा। ठीक है, प्रश्न को उत्तर लिखना है सबसे कम प्रभावशाली होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर व्यक्ति को मैंने हर व्यक्ति हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई सिखाई, वाक्य पर चर्चा का उद्देश्य क्या है? तो वाक्य पर चर्चा का उद्देश्य क्या है? चर्चा को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान कराना, या फिर बच्चों को सर्वनाम का प्रयोग कराना, या फिर बच्चों को क्रिया के प्रयोग का ज्ञान कराना, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है कि बच्चों की भाषा का नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण कराना। तो देखिए इसका जो 111 का सही विकल्प जाएगा 100 डी के साथ, डी के साथ क्रमबद्ध पहचान कराना और विश्लेषण करना सिखाना, यानी बच्चे करके सीख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जो बच्चे खुद से करके सीखते हैं ऑप्शन आपका सही होता है। 112 नंबर क्वेश्चन, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौन सा होगा? तो सुंदर लेखन का अभ्यास कराना, मानक नहीं, आपका बी वाला हो रहा है गलत, मानक का नहीं होगा। सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों का वास्तविक लिखित अभिव्यक्ति करना, या फिर दिए हुए बिंदुओं के निर्देश के आधार पर निबंध लिखना। तो निबंध लिखने से आपका नहीं होगा। ठीक है, 112 का जो है आपका सी, जो आपकी सुनी पढ़ी समझी हुई बातों को वास्तविक रूप में लिखना, यानी कि जो बच्चे के अनुभव हों उनको लिखना। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 113 नंबर, भाषा की पाठ्यपुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह कितनी मिलनी चाहिए? इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा? तो ऑप्शन ए, इसमें भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होगा। ऑप्शन बी, इसमें भाषागत विविधता को सही रूप से संबोधित किया जा सकता है। या फिर ऑप्शन सी, इसमें भारत के सभी भाषाओं को ध्यान में दिया जा सकेगा। या फिर ऑप्शन डी, इसमें त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकेगा। तो 113 नंबर का सही विकल्प जो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी के साथ। ठीक है, ऑप्शन बी, यानी कि इसमें भाषा विविधताओं को कम जो है संबंधित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरक पाठ्य सामग्री का उद्देश्य, ऑप्शन ए भाषा की नियमबद्धता का सिखाना, या फिर ऑप्शन बी इसमें शिक्षक की सहायता के लिए बच्चों को पढ़ाना लिखाना, या फिर ऑप्शन सी द्रुत गति का पठन का सहयोग का विकास करना, फिर ऑप्शन डी सहपाठियों की सहायता सीखना। तो ऑप्शन इसका कौन सा 114 का जो जाएगा ऑप्शन सी के साथ जाना चाहिए, द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? सबसे बेहतर किसको मानेंगे? संज्ञा की परिभाषा लिखना? तो नहीं, ये नहीं होगा, संज्ञा की परिभाषा लिखना नहीं होगा। लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का नाम क्या था? तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, बाबा भारती क्यों उदास थे? या फिर अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते? तो हाँ, ये वाला आपका जो प्रश्न पत्र का सवाल है तो आपका 115 का नंबर जो आपका डी के साथ जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाबा भारती के जगह पर आप होते तो क्या करते? तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट 116, कविता शिक्षण के संदर्भ में आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? ऑप्शन ए कह रहा है कविता पर एक निश्चित अर्थ होता है, या फिर कविता को एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, या फिर ऑप्शन सी कविता की सामाजिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती, फिर ऑप्शन डी कविता में राजनीतिक परिस्थितियों की झलक नहीं होती है। तो 116 का जो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी जाएगा। ठीक है, बी अर्थात कविता में एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होंगे। ठीक है, हो सकते हैं। नेक्स्ट है 117, कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब, तो जो भाषा की पुस्तक है कब सफल मानी जाएगी? ऑप्शन ए कह रहा है बच्चों के साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए, या फिर ऑप्शन बी बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे, या फिर ऑप्शन सी वह बच्चों को व्याकरण के नियमों की परिचित कराए, या फिर ऑप्शन डी वह बच्चों को केवल प्रसिद्ध साहित्य पर परिचित करवाए। तो ऑप्शन डी देखिए, ऑप्शन डी तो ऐसे ही कट रहा है, यहाँ पर केवल लिख गया तो कट रहा है। जो 117 का सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य की प्रति उत्सुकता बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर, भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए आवश्यक है कि, तो क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए कह रहा है कि पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए, या फिर भाषाई कुशलताओं का आकलन किया जाए, या फिर
ऑप्शन सी विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग किया जाए, या फिर ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक के पाठ कम कर दिए जाएं। तो इसका जो सही जवाब जाएगा वो जाएगा ऑप्शन सी के साथ, विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग किया जाए। ठीक है, समय से अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि दृश्य श्रव्य सामग्री का जब प्रयोग किया जाता है तो बच्चों की इंद्रियां, सर्वाधिक इंद्रियां काम करती हैं। ठीक है, सर्वाधिक इंद्रियां काम करती हैं, इसलिए बच्चा ज़्यादा सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतवाक्य संकल्पना किससे संबंध है? चॉम्स्की से, वाइगोत्स्की से, पावलोव से, या फिर स्किनर से? तो अंतवाक यहाँ पर पूछा गया, अंतवाक्य संकल्पना वाइगोत्स्की से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा चिंतन के संबंध में यह कथन पूर्णतया सही है, या फिर आंशिक रूप से सही है, या फिर पूर्णतया गलत है, या फिर व्यर्थ का है? तो जो आपका भाषा चिंतन का संबंध होता है, यह कथन पूर्णतया सही है, क्योंकि भाषा चिंतन करने की वस्तु भाषा को जितना अधिक प्रयोग किया जाता है उतना ही वस्तुनिष्ठता प्रामाणिकता होती है, और यह चिंतन के ही द्वारा संभव होता था। यह कहना कि भाषा और चिंतन संबंध होता है, इसलिए पूर्णतया सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हिंदी के टोटल 30 क्वेश्चन। अब आपने इन 3 क्वेश्चनों में से कितने आंसर सटीक दिए हैं, जितने भी आपको अंक मिले हो नीचे कमेंट करिए, और वीडियो कैसी लगी वीडियो के बारे में आप अपनी व्यक्तिगत राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।